देखिए आज हम लोग चैप्टर 3 पॉलिटिकल साइंस है ना का नोट्स हम लोग करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, चैप्टर 3 में चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग चैप्टर का विश्लेषण कुछ करेंगे। कहता है कि चैप्टर 3 में कि लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। यानी लोकतंत्र क्या है, प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या होता है और संघर्ष क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में विशेष रूप से समझ लेंगे। देखिए लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा का मतलब है, लोकतंत्र क्या है सबसे पहले तो ये आप लोग बताइए। वो तो डिफिनेशन हो गया ना कि लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा चलाया हुआ एक शासन है। लोकतंत्र का मतलब होता है ना कि लोक मतलब लोग, अतंत्र मतलब व्यवस्था, यानी जहां पर लोगों की व्यवस्था है वैसी शासन व्यवस्था को हम कहेंगे कि वहां लोकतंत्र व्यवस्था है। यानी हमारा जो देश है भारत, यहाँ पर किसकी व्यवस्था है, लोगों की व्यवस्था है, तो यह है लोकतंत्र। ठीक है, अब लोकतंत्र, उसके बाद हो गया प्रतिस्पर्धा। देखिए प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है, प्रतिस्पर्धा कि लोकतंत्र में जो भी नेता है वो सब लोग चाहता है कि मैं प्रतिस्पर्धा करूं, मतलब कि मैं चुनाव लड़ूं। राजनीतिक दल क्या चाहता है कि मैं चुनाव लड़ूं और उसमें जीत हासिल करूं। यानी सब नेता लोगों का क्या है कि मैं चुनाव लड़कर क्या हासिल करूं, जीत हासिल करूं। तो वो हो गया प्रतिस्पर्धा। उसके बाद एक आता है संघर्ष। तो संघर्ष का मतलब हुआ कि हम इसको जन संघर्ष भी बोल सकते हैं। यानी लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा यानी नेता लोग चाहता है मैं चुनाव लड़ूं और जीत हासिल करूं, और हमसे जो झूठे वादे जो करते हैं, जो लोगों से जब चुनाव की बारी आती है तो झूठे वादे करके चुनाव जब नेता लोग जीत जाते हैं और जो वो वादे करते हैं उस वादे को पूरा नहीं कर पाते हैं, और वादे को पूरा नहीं करते, जनता क्या करता है उसके लिए आंदोलन करता है। क्या उसके लिए क्या करता है, आंदोलन करता है, जिसको हम लोग कहते हैं जन आंदोलन। क्या बोलते हैं, जन आंदोलन। तो वही जो जन आंदोलन है ना, उसी को कहते हैं कि क्या करते हैं हम लोग, संघर्ष। क्या बोलते हैं, संघर्ष। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे कि राजनीतिक दल के बारे में समझेंगे। क्या, राजनीतिक दल। राजनीतिक दल के बारे में आप लोग जानते होंगे, मैं इसके पीछे का जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें भी राजनीतिक दल के बारे में मैं बताया हूं। राजनीतिक दल क्या है कि राजनीतिक दल का आशय ऐसे व्यक्तियों या समूह से है। राजनीतिक दल का आशय ऐसे व्यक्तियों या समूह से है जो समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। देखिए राजनीतिक दल में जो भी व्यक्ति होते हैं ना, सबका उद्देश्य एक ही होता है। राजनीतिक दल में जो भी व्यक्ति शामिल है उस दल का उद्देश्य एक है। जैसे बीजेपी एक राजनीतिक दल है, पार्टी है, आरजेडी एक राजनीतिक पार्टी है, कांग्रेस राजनीतिक पार्टी। सबका उद्देश्य क्या रहता है कि मैं चुनाव लड़ूं और उसमें जीत हासिल। कोई नेता चुनाव लड़ता है क्या हारने के लिए, कहता है कि हे भगवान हमरा हरा दिया, ऐसा बोलता है कोई? सब बोलता है कि हमें जिताना है, यानी जीत हासिल करने के लिए वो चुनाव लड़ता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे इसी में। राजनीतिक दल तो सबको समझ में आया कि राजनीतिक दल का जो आशय है वह क्या है कि सभी लोग एक उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं, यानी चुनाव लड़े और जीत हासिल करे। ठीक है, अब है गठबंधन की सरकार। ये भी मैं बताया हूं कि जब दो या दो से अधिक पार्टियों आर्थिक हितों के वृद्धि के लिए आपस में मिलजुल कर चुनाव लड़कर जीतकर शासन का संचालन करती है, उसे क्या कहते हैं हम, गठबंधन की सरकार। यानी कहा गया है कि दो या दो से अधिक पार्टियां आपस में मिलजुल कर चुनाव लड़ती है, और चुनाव लड़कर क्या करती है, जीत हासिल करती है, और वहां पर अपना एक शासन स्थापित करती है। ऐसे पार्टियां को कहते हैं हम गठबंधन की सरकार। और अब समझ में, आपस में मिलना। अब देखिए हमारे देश लेवल पर गठबंधन है ना, यानी
इंडिया लेवल पर जो गठबंधन है वो कुछ इस प्रकार से गठबंधन है। देखिए क्या क्या है। एनडीए, हम लोग सिर्फ दो ही पार्टी का भी नाम जानते हैं देश लेवल की अगर बात हो तो, एक बीजेपी और एक आरजेडी। आरजेडी तो हम लोग का क्षेत्रीय पार्टी है, बिहार का है ना, कांग्रेस। एक बीजेपी और दूसरा कांग्रेस। लेकिन भले ही दो पार्टी है, लेकिन ये पार्टी जो है ना अपना एक गठबंधन बनाए हुए हैं। हम लोग के देश में बीजेपी की सरकार नहीं है, हम लोग के देश में एनडीए की सरकार है। किसकी सरकार है? एनडीए की। देखिए क्या है पार्टियां में, एनडीए क्या है? एनडीए। तो एनडीए में एक नहीं है, बीजेपी है, बहुत सारा इसमें पार्टी। हम लोग का जदयू जो है नीतीश चाचा वाला, वो भी पार्टी इसमें विलय होकर, और भारत में किसकी सरकार है? क्या बोलोगे? मोदी के बाप के है ओकर सरकार है, ओकर सरकार है, मोदी के है, वो जनता का सरकार है। हम लोग सरकार बनाते हैं उसको, और उसकी सरकार नहीं है। मोदी के कब कहते हैं? मोदी का सरकार नहीं, बीजेपी का भी सरकार नहीं हमारे देश में। अगर पूरे पार्टी इसमें से हट जाए तो बीजेपी अकेले पड़ जाएगी, अकेले उतना इस बार उसको सीट आया नहीं है, तो बीजेपी की भी सरकार नहीं है। हमारे देश में जो सरकार है ना वो किसकी सरकार है? एनडीए की सरकार है। किसकी है? एनडीए की। दूसरा, एनडीए में कौन कौन है? बीजेपी, हम लोग का क्षेत्रीय जो पार्टी है नीतीश जी वाला, जदयू, लोजपा, ऐसे ऐसे बहुत सारा पार्टियां इसमें समाहित है। दूसरा है यूपीए। क्या है? यूपीए। यूपीए का अब नाम बदल के कर दिया गया इंडिया, इसका नाम दिया गया इंडिया। एक प्रकार का गठबंधन है। कांग्रेस जो है ना, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की सरकार है। इसी में आरजेडी जो लालू यादव वाला है, उसमें इसी में वो जो क्षेत्रीय पार्टी है बिहार का, इसमें सम्मिलित है। सबका फुल फॉर्म हम लोग जानेंगे। एनडीए का मतलब होता है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। ठीक है, एनडीए में आप समझ सकते हैं बीजेपी जो आज हमारे देश में जिसकी सरकार है, किसकी सरकार है? फिर बीजेपी कहेगा मार देंगे, जनता के। एनडीए की सरकार है, गठबंधन बना हुआ है, बीजेपी अकेले सरकार नहीं बना सकती। इस बार जो चुनाव हुआ ना, बीजेपी के कम सीट मिला, 240 वो कुछ सीट था बीजेपी का, तो उतना सीट में आप सरकार बना नहीं सकते हैं, इसलिए एनडीए की सरकार है। 2019 का जो चुनाव तो उसमें बीजेपी की सरकार था, बीजेपी फुल बहुमत से जीती थी, लेकिन इस बार बीजेपी फुल बहुमत से नहीं जीती है, तो हम कह सकते हैं इस बार एनडीए की सरकार है। किसकी सरकार है? एनडीए। दूसरा है यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, मतलब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। कांग्रेस इस पार्टी का नाम बदल दी, इस पार्टी का, इस गठबंधन का नाम बदलकर, ये सब गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है, यूपीए गठबंधन है, यूपीए का नाम बदलकर कांग्रेस रख दी इंडिया, इंडिया गठबंधन। अब नाम सुने होंगे, जब चुनाव होता होगा तो इंडिया गठबंधन, एक तरफ था एनडीए, दो ही में फाइटे थे। एक तरफ इंडिया गठबंधन में खूब पार्टी घुसल था सब, और एक तरफ से एनडीए में बहुत सारा जितना पार्टी था घुसा हुआ था सब। तो इंडिया का मतलब होता है, इंडिया मतलब भारत वाला इंडिया मत समझ लेना, इंडिया गठबंधन बनाए हुए, इसका फुल फॉर्म अलग है ना, ये मत समझना। कोई पूछ देना इंडिया के फुल फॉर्म, तो यह वाला बोल देना है कि इंडिया के फुल फॉर्म नहीं, जो गठबंधन बनाए हुए है ना, उस गठबंधन का ये फुल फॉर्म है, न कि हमारे देश जो भारत है ना उसकी फुल फॉर्म नहीं है। इस जो पार्टी बना गठबंधन की सरकार, उसकी फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलप, इसको हम लोग को पढ़ ही नहीं आता है जी, डेवलपमेंटल, एक आधे बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़वाओगे हम गड़बड़ा जाएंगे। डेवलपमेंटल, मेंटल बोल दो ना, दो भाग में तोड़ दो, डेवलपमेंटल, डेवलपमेंटल है ना। इन क्या है? इंक्लूसिव अलायंस। ठीक है, आ रहा समझ में? तो ये है इंडिया का फुल फॉर्म। आगे देखिए, समझ में आया ये? चलिए आगे है। देखिए प्रतिस्पर्धा, जो अभी हम लोग के चैप्टर के बारे में आ रहा था, हम बोले थे ना, उसी का थोड़ा सा डिफिनेशन यहाँ पर हम लोग देखते हैं। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कि जब सत्ताधारी, सत्ताधारी किसको कहते हैं? जो सत्ता में रहता हो, सत्ताधारी सत्ता में हिस्सेदारी चाहने वालों के बीच
संघर्ष होता है तो उसे लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा कहते हैं। यानी जब सत्ताधारी, समझिएगा, जब सत्ताधारी मतलब जिसके हाथों में सत्ता है, और हिस्सेदारी चाहने वाला जो उसमें हिस्सा चाहता है, और दोनों में क्या होता है? संघर्ष, उसी को कहते हैं प्रतिस्पर्धा। यह प्रतिस्पर्धा कई नेताओं, कई पार्टियों के बीच होती है। कई नेता इसमें भाग लेते हैं, कई पार्टियों के बीच होती है। प्रतिस्पर्धा का मुख्य कारण होता है चुनाव में जीत हासिल करना। मैं शुरू में ही बता दिया हूं कि प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है चुनाव लड़ना और जीत हासिल करना, ये प्रतिस्पर्धा हुआ। और संघर्ष मैंने क्या बताया था? संघर्ष यानी जन संघर्ष, यानी जनता से नेता लोग झूठे मूठे वादे करते हैं, और उस वादे को ना जब पूरा करते हैं तो जनता कहां आती है? रोड पर उतरती है। जन संघर्ष करती, रोड पर उतरती है, सरकार के विरुद्ध में नारेबाजी होती है, रोड जाम होता है, लॉकडाउन की स्थिति आती है। कल भारत बंद हुआ था, किस लिए? आरक्षण के मुद्दे पर कल भारत बंदी का ऐलान किया गया था, है ना। तो ऐसे ऐसे जहां तहां धरना प्रदर्शन होते हैं, किसके लिए? जन संघर्ष के लिए, यानी अपना अधिकार लेने के लिए। तो वही होता है लोकतंत्र में, जनता अपनी मांगों को अप्रत्यक्ष तरीके से या संगठन बना के सरकार से ऐसी अपनी मांगों को पूरा करने के लिए एकजुट होते हैं। ऐसे समूह को क्या कहते हैं? जन संघर्ष आंदोलन कहा जाता है। बोलिए कोई दिक्कत? समझ में आया? प्रतिस्पर्धा और जन संघर्ष, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे कि जब जन संघर्ष कब से स्टार्ट हुआ था, प्रतिस्पर्धा कब से स्टार्ट हुआ। तो जब हमारा देश आजाद हुआ ना, 15 अगस्त 1947 को, उस समय से जन संघर्ष चालू हुआ था। यानी जनता का संघर्ष। जनता तो संघर्ष बहुत पहले से करते आ रहे, अंग्रेज से भी जब आजादी हमें चाहिए थी, उस समय भी हमने क्या किया? जन संघर्ष किया, बहुत सारे आंदोलन चले। लेकिन यहां पर अपनी अधिकार, यानी हमारे देश के लोग जो सांप की तरह फन उठाकर बैठे हुए हैं, उनसे हमारी जो अधिकार है ना, उसको छीनना, यहाँ पर उस जन संघर्ष की बात हो रही है। यानी अपने लोगों से, एक रोटी हम छीन रहे थे दूसरे लोगों से, अब रोटी छीनना है किससे? अपने लोगों से। ये है जन संघर्ष। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो देश, कुछ फैक्ट है समझ लेंगे। हमारा जो देश आजाद हुआ ना, वो कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। हमारा देश अंग्रेजों से आजाद हुआ था। जब देश आजाद हुआ तो एक छोटा सा परिवार को चलाने के लिए एक नियम कायदे कानून होते हैं कि बच्चे हो या बच्चियां, पिताजी कहते हैं कि बे डूबेगा, उसके बाद बाहर अलाउड नहीं है जाना। ये क्या हुआ? एक नियम बना। तो 4 फैमिली वाले लोग हैं, उसके लिए भी एक नियम होता है। तो बताइए, इतना विशाल देश, उसके लिए कोई नियम नहीं होगा? तो जो नियम बना वो एक किताब में लिखा गया, जिसका नाम दिया गया संविधान। क्या दिया गया? संविधान। तो वो जो है 26 जनवरी 1950 को क्या लागू किया गया? संविधान लागू किया, ठीक है। हमारे देश में एक गणतांत्रात्मक संविधान लागू हुआ, ठीक है। और हमारा देश एक गणतांत्रिक देश बन गया। जिस दिन संविधान हमें मिला, जिस दिन एक नियम मिला, एक कानून मिला कि ऐसे चलना है हम लोगों को, उसी दिन हमारा देश गणतांत्रिक बन गया। यानी गणतांत्रात्मक संविधान वाला हमारा देश बना। पहली बार आम चुनाव हुआ और संविधान में लिखा गया कि जनता का तो शासन है, बट जनता एक अपना प्रतिनिधित्व चुनेगी। और उसमें एक पहली बार आम चुनाव हुआ। आम चुनाव का मतलब होता है कि वहां जनता, आम मतलब आम लोग, जनता अपनी सरकार को क्या करेगी? चुनेगी कि हमें किसे प्रधानमंत्री रखना है, ठीक है। तो उसके लिए चुनाव हुआ। देखिए चुनाव जो हुआ वह 1951 से 52 ईस्वी के बीच में, यानी 51-52 चलते हैं। पहली बार आम चुनाव हुआ जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ना, वो प्रधानमंत्री बन गए। ये जो प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू, इनके पिताजी का नाम एक बार बताइए तो फिर से। मोतीलाल। ये कांग्रेस पार्टी से थे। उस समय कांग्रेस पार्टी ही हमारे देश को क्या कर रही थी? आजाद करवाई है। यानी अगर माना जाए तो कांग्रेस पार्टी का हमारे देश आजाद होने में बहुत ज्यादा उसका योगदान रहा है। प्रधानमंत्री बने,
कहा गया है कि 1964 तक यह प्रधानमंत्री के पद पर बने रहे। 12 साल तक ये प्रधानमंत्री रहे थे, याद रखिएगा 12 साल तक। 52 से 12 धर लो 64 तक, क्या 12 साल तक ये प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, देखिए अब क्या हुआ, 1964 में तक यह प्रधानमंत्री के पद पर बने रहे। अब जब इनकी मृत्यु हो जाती है, जब इनकी क्या होती है, मृत्यु होती है, तो प्रधानमंत्री जो बनते हैं वो कौन बनते हैं, लाल बहादुर शास्त्री को। लेकिन बेचारे का इनको प्रधानमंत्री का रोटी खाने का भाग नहीं था, इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये क्या करते हैं, जो लाल बहादुर जो शास्त्री हैं, वह इनका कार्यकाल 2 वर्षों का ही रहा। 2 वर्ष में इनकी मृत्यु हो जाती, हत्या नहीं होती है, मृत्यु हो जाती है। कैसे, हृदय गति रुक जाने के कारण इनकी क्या हो गया, मृत्यु हो गया। हृदय गति रुक जाना यानी हार्ट अटैक। हार्ट अटैक आया, एकाएक बेचारे का खुशी मिल गया, प्रधानमंत्री का हार्ट अटैक आ गया, 1-2 साल खुश रहे होंगे खूब। ये जो है, ये ताशकंद समझौता के लिए कहाँ गए थे, रूस, और वहीं पर इनकी क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत समझने में, चलिए ये सब थोड़ा हाँ। अब 1966 में जब इनकी मृत्यु हुआ ना, जनता ने ठाना कि अब प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए। काहे कि अब कोई चेहरा दिख नहीं रहा है। सबसे 2 प्रधानमंत्री हुए ना, पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री। जब मृत्यु हुई तो जनता, पूरा देश का लोग सोचा ना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ना, बड़ा अच्छा काम किए थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू ने देश को आजाद करवाया, योगदान रहा। ऐसा किया जाए, देश की जनता ने ठाना कि उनकी बेटी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। किसकी, जवाहरलाल नेहरू के, और मोतीलाल नेहरू के पोती, उसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। और देश की जनता ने 1966 में इंदिरा गांधी को क्या बनाया, प्रधानमंत्री बनाया। और जब इंदिरा गांधी, कहता है लोग ना, बहुत सारे लोग कहते, किस आधार पर कहते कि इंदिरा गांधी जैसा प्रधानमंत्री मिलने वाला नहीं है। हम तो बेकार मानते हैं इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री है ना, अभी से हमारे देश का जो दुर्भाग्य और बेकारी, बेगारी, गरीबी, भुखमरी सब अब स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि हमने वैसे को प्रधानमंत्री बनाया। ठीक है, अब देखिए इंदिरा गांधी को क्या करता है देश की जनता, प्रधानमंत्री बनाता है। किसके बेसिस पर, जवाहरलाल नेहरू के बेसिस। कोई जरूरी नहीं है कि बाप अगर अच्छा है तो बेटा भी अच्छा हो, और कोई जरूरी नहीं है कि बाप खराब हो तो बेटा भी खराब हो। बाप खराब था, लेकिन तेजस्वी यादव से लोग उम्मीद लगाए रहता है ना कि तेजस्वी यादव शायद कुछ करेगा। बाप ना बदनाम था जी, तो बुरा बुजुर्ग क्या कहता है कि अरे बाबू ना बदनाम था, बेटे वो उसने हो जाएगा, है ना। तो ये चीज है, वही यहाँ पे इंदिरा गांधी में हुआ था। जनता, देश की जनता क्या हो गई, ठगा गई उस समय। देखिए आगे, देखिए कभी कभी आप सुने होंगे, लोग कहता है ना कि कांग्रेस जो है ना मुसलमानों की पार्टी है। क्या है, कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। देखिए क्या है, ये दिख रहा है बढ़िया से, अरे फटल दिख रहा है, अरे इस सबका जवाहर लाल, ये दिख रहा है, ये जवाहरलाल नेहरू। चलिए ठीक है, अब देखिए इस जवाहरलाल नेहरू जी का सबसे पहले इनकी माता का नाम क्या, माता, तो इनकी माता स्वरूप रानी, स्वरूप रानी। उसके बाद पत्नी कमला देवी, कमला नेहरू, अच्छा कमला नेहरू, हमारा सुने में कोई कह रहा है कि गमला नेहरू। और कमला नेहरू के बाद पिता मोतीलाल नेहरू, ये सबको पता है, पिता मोतीलाल नेहरू। आ रहा है समझ में। अब देखिए माता स्वरूप रानी हो गई। जवाहरलाल नेहरू का भी विश्लेषण हम कर रहे हैं, कैसे कांग्रेस जो है ना आज तक चल रहा है। और आज कौन है कांग्रेस का अध्यक्ष, राहुल गांधी। राहुल गांधी का जवाहरलाल नेहरू से क्या संबंध है,
तो लोग समझेंगे। ये खानदान उलट रहे हैं अभी, है ना। अब देखिए कमला नेहरू से उनकी बेटी हुई जिसका नाम दिया गया इंदिरा गांधी। और यही इंदिरा गांधी क्या बनती है, प्रधानमंत्री बनती है। आज जो इंदिरा गांधी के जो पति हुए फिरोज खां। अब देखिए इसी फिरोज खां के चक्कर में लोग कहता है ना कि कांग्रेस किसकी पार्टी है, मुसलमानों के, क्योंकि इंदिरा गांधी के पति कौन थे, फिरोज खां थे, है ना, एक मुसलमान थे, इसलिए लोग कहता है कि यह मुसलमानों की पार्टी है। ठीक है। अब फिरोज खां से 2 बेटे हुए। कितना बेटा, 2 बेटा। एक संजय गांधी और उसके बाद राजीव गांधी। संजय गांधी का कोई ज्यादा योगदान है नहीं। उसके बाद राजीव गांधी का पत्नी सोनिया गांधी। आज नाम सुने होंगे सोनिया गांधी के, अभी है जी, मरी नहीं बेचारी है, पहले कांग्रेस का अध्यक्ष यही थी। और सोनिया गांधी का बेटा जो हुआ वो कौन हुआ, राहुल गांधी। अब बताइए सोनिया गांधी के पति कौन हुआ, राजीव गांधी। कौन, राजीव गांधी। और राजीव गांधी का बेटा कौन हुआ, राहुल गांधी। ये है जवाहरलाल नेहरू का खानदान। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, उनका बेटा जवाहरलाल नेहरू के पत्नी कमला नेहरू। ठीक है। कमला नेहरू के बेटा बताइएगा 2। इंदिरा गांधी बेटी, पति फिरोज खां। इंदिरा गांधी के 2 बेटे हुए, संजय गांधी, राजीव गांधी। राजीव गांधी का बेटा राहुल गांधी और पत्नी सोनिया गांधी। बोले कोई दिक्कत है, समझ गए। अब चलिए आगे थोड़ा देखते हैं। अब यही जो है इंदिरा गांधी है, कौन है, इंदिरा गांधी। अब पूरे देश की जनता ने ठाना और इंदिरा गांधी को क्या बना दिया, देश की प्रधानमंत्री बना दिया। और यही जब प्रधानमंत्री बनाया ना तो देश की बदहाली उस दिन से स्टार्ट, कहा गया ना, कुलता गिनती चालू हो गई थी। देखिए क्या हुआ था। सबसे पहले प्रधानमंत्री कब बनाया गया, 1966 ईस्वी में। 1966 से 67 में आम चुनाव हुआ, यानी जनता का चुनाव। और 1966-67 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी की लोगों ने भारी मतों से जिताया था, ऐतिहासिक मत थे। इतना ज्यादा इसको उनको मत मिला। कितना मत मिला था, 419 या 18, 417 से 19 के बीच में है। हम ध्यान से उतर रहा है कि उतना सीट मिला था कांग्रेस पार्टी को उस समय, इंदिरा गांधी की सरकार में। क्योंकि लोगों को ऐसा लगा कि यह चाचा नेहरू की बेटी है तो खूब विकास करेगी। कौन, इंदिरा गांधी। लेकिन क्या देश को भुगतना पड़ा, क्या परिणाम निकला। परिणाम यह निकला कि गरीबी और ज्यादा बढ़ गई, महंगाई आसमान छूने लगा, यानी गरीबी बढ़ गई, महंगाई बढ़ा, बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई, लोगों को काम नहीं मिलने लगा, भुखमरी काफी ज्यादा बढ़ गया, खाद्यान्न की कीमतों में काफी ज्यादा वृद्धि हो गया, यानी खाने वाला सामान बहुत ज्यादा बढ़ गया। आज ही हमारे देश में अगर चावल 500 रुपये किलो हो जाए, टमाटर 1000 रुपये किलो हो जाए, चीनी 5000 रुपये किलो हो जाए, आटा 10,000 रुपये किलो हो जाए, क्या खा लोगे? कितना पैसा? देश की जनता कहाँ आएगी? रोड पर उतरेगी ना, और रोड पर उतर कर नारेबाजी करेगी कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री से हटाओ, नरेंद्र मोदी हाय हाय, इस्तीफा दो इस्तीफा दो। करेगा लोग कि नहीं? जब भूखमरी बढ़ेगी तो। यही हाल होता है इंदिरा गांधी को। देखो अंत में क्या क्या होता है इनके साथ। आए पढ़ा है तो तनी बढ़िया से बैठो, लग रहा है ना कि दलान में आया है वो
केकर दलान कहल जाता है वो सीधा से बैठो। देखिए अब जो है जनता की दाव क्या पड़ गया, उल्टा पड़ गया। 1971-72 में आम चुनाव में अब देखिए जब 5 साल बीत गया ना तो इंदिरा गांधी को लोग अब वोट देगा। एक बार जब वोट दिया भूखमरी की समस्या हो गई, खादान में महंगाई बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गई, इंदिरा गांधी को लोग वोट देगा, नहीं देगा। इंदिरा गांधी समझ गई कि अब हमें जनता वोट देने वाली नहीं है, तो इंदिरा गांधी ने देख तो लोग वादा, नेता लोग जो है ना वादा क्या करता है, झूठा वादा होता है लोग का। नेता पर भरोसा मत करना कभी नहीं, उसको जानते हो कसमों खा लेगा ना बेटों के लगा के झूठ बोल के, तो ओकरा बेटवा के कुछ नहीं होगा। काहे को लोग का बिच्छू का क्या प्रकृति है, डंक मारना, तो नेता लोग का प्रकृति होता है झूठ बोलना। उस सब के पाप नहीं पड़ेगा, बेटों के लगा देगा, कसम खा लेगा तो नहीं पाप पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग का आदत, उन लोग का प्रकृति ही झूठ बोलना है। नेता बना काहे है ना, कह गया कि नेता झूठ बोलता है चुनाव जीतने के बाद, है ना, चुनाव जब जीत जाता है तो इंदिरा गांधी उस समय एक नारा दी क्या, गरीबी हटाओ। यानी जब सरकार आएगी तो मैं पूरे देश से क्या करूंगा, गरीबी हटाऊंगा। यानी सबको जो झोपड़ी है ना ओकरा पक्का मकान मिलेगा, जिसके पास जमीन नहीं है उसको जमीन मिलेगा। कुछ इस तरह के वायदे हुए, गरीबी हटाओ। अब जनता बड़ा भोली भाली चीज है, इसको कोई भी ठग कर लेकर चल जाता है। जनतंत्र का जन्म जब आप पढ़िएगा ना, कविता एक है हिंदी का कविता कहना कुंदन सर का हमरे देंगे पढ़ा, हम एक के दिन में पूरा कविता खत्म कर देते हैं पढ़ा के। हाँ एक के दिन में पूरा कर देंगे, तो एक के बाद खाली पढ़ जाएंगे सारांश, उसको हिंदी बने समझा के खत्म हो एक के दिन में स्वाहा। अब वो पढ़ाएंगे तो कम से कम 1 महीना लगेगा, हम 1 दिन में लग जाएगा। 12-13 चैप्टर है, एक चैप्टर में 2 दिन 3 दिन। देखिए अब क्या है, इंदिरा गांधी ने लोगों को भ्रमित करने के लिए नारे दिया गरीबी हटाओ, ठीक है। तब जनता फिर उनकी बातों में आ गया, फिर से वोट देकर इंदिरा गांधी की सरकार बना देती है, ठीक है। देखिए इंदिरा गांधी को पिछले 5 साल के कामों को देखते हुए यह अनुमान लगा ली थी कि इस बार जनता हमें वोट देने वाली नहीं है, इसलिए जनता को भ्रमित करने के लिए उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। ये बड़ा एकदम लहर की तरह दौड़ पड़ा पूरे देश में, गरीबी हटाओ जब नारा लगा ना तो लोगों का थोड़ा दिल में जो जोश जग गया कि फिर से बनाओ इंदिरा गांधी की सरकार, शायद अब भी हो जाए, है ना। क्योंकि लोग इंदिरा गांधी से प्यार नहीं था, लोगों को प्यार था चाचा नेहरू से प्यार था। लोगों ने पुनः इंदिरा गांधी को चुनाव में जिताया, लेकिन पुनः चुनाव जीतने के बाद गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी बढ़ गई, जिनका असर बिहार में ज्यादा देखने को मिला, जिसके विरोध में यहाँ के छात्रों ने एक भारी आंदोलन किया। देखिए क्या होता है ना, बात समझिएगा, जब भूखमरी जब हमारे देश में आएगा तो दो आदमी है, एक आदमी के पास 1 लाख रुपया और एक आदमी के पास 10,000 रुपया, ठीक है। 1 साल तक समझो कि लॉकडाउन लग गया, 10,000 वाला बेचारा के क्या होगा, तुरंत खत्म होगा कि नहीं होगा। लेकिन 1 लाख रुपया वाला का भी 90,000 बचल रहेगा, 10,000 खत्म करेगा तो 10,000 करेगा तो 90,000 का बचल है, वो तो अभी जिएगा। लेकिन जिसके पास खत्म हो गया वो कुछ तो उपाय लगाएगा ना। बिहार शुरू से ही बीमारू राज्य है, पूछता है कि इनमें से कौन बीमारू राज्य है, तो कहिएगा कि बिहार बीमारू राज्य होता है। बीमारू का मतलब ये नहीं कि यहाँ के लोग बीमार रहता है, बीमारू उसको कहते हैं जहां की आर्थिक स्थिति खराब हो, जहां का स्वास्थ्य खराब हो, जहां की शिक्षा व्यवस्था खराब हो, ठीक है। तो अगर कोई सुविधा से आप लेस नहीं है ना तो हम कह सकते हैं कि वो राज्य क्या है, बीमारू। तो बिहार बीमारू राज्य था। अब यहाँ पर जब भूखमरी जो पूरा देश में हुआ ना तो सब देश की तो स्थिति ठीक, सभी राज्य का तो स्थिति ठीक था, लेकिन बिहार का स्थिति शुरू से ही डैमेज था। अब बिहार जो है ना भूखमरी का ज्यादा उस पर असर पड़ा, तो जब ज्यादा असर पड़ा तो कुछ नहीं, पहले छात्र लोग क्या किया, गांधी मैदान में आंदोलन शुरू किया, जिसको कहते छात्र आंदोलन। अब छात्रों ने जब आंदोलन शुरू किया
तो उस आंदोलन को लीड करने वाला कोई तो नेता चाहिए ना, उस आंदोलन को बढ़ाने वाला, देख रेख करने वाला। जिससे देश आजाद होने की बात हुई थी हमें, और जब हम लड़ते थे तो लीड कौन करते थे? गांधी जी। अगर गांधी जी लीड न किए होते तो क्या हमें आजादी मिल गई होती? नहीं। तो इस छात्र आंदोलन जो हुआ था, इसको लीड करने वाला एक नेता की आवश्यकता था। तो छात्रों ने चुना जयप्रकाश नारायण को, बिहार के ही है वो, जयप्रकाश नारायण को। कहा कि आप इस आंदोलन को लीड कीजिए। जयप्रकाश नारायण बोले कि मैं लीड तो करूंगा, बट हमारा एक शर्त है, अगर तुम लोग शर्त हमारा मानते हो तो मैं इस आंदोलन को आगे तक ले जाऊंगा। कहे कि क्या? छात्रों ने बोला क्या? बोलिए। तो ये जो आंदोलन है ना, हिंसक रूप नहीं लेना चाहिए। हिंसक रूप कहने का मतलब कि यह आंदोलन में मार काट नहीं होना चाहिए। और दूसरा शर्त है कि जो हम कहेंगे वो मानना पड़ेगा। अगर दो शर्त मंजूर है तो कहो हम लीड करते हैं, अन्यथा जय श्री राम। छात्र लोग बोला कि नहीं, ठीक है, हम दो शर्त हमें मंजूर है, आप इस आंदोलन को लीड कीजिए। तो जयप्रकाश नारायण छात्र आंदोलन को क्या करते हैं? लीड करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखिए बिहार में छात्र आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? पूछता है एग्जाम में। देखिए छात्र आंदोलन हुआ था, देख रहे हो कितना लोग है, पूरा इस भरा हुआ है, लाखों लोग भरे हुए, पीछे तक एकदम दिख रहा है। देखो सब आदमी है, ये है इधर तक पूरा, देख रहे हो। ये भगदड़ मचेगा तो कितना चपा चपा के मर जाएगा सब। नहीं है, इतने लोग, इतनी भूखमरी से, ऐसा छात्र है, छात्र का आंदोलन था, है ना। देखिए क्या हुआ था, समझिएगा। बिहार में छात्र आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? ये जब भी पूछता है, कितना नंबर का पूछता है? 2 नंबर का। क्या है कि बिहार में हुए छात्र आंदोलन का मुख्य कारण गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि को कम करना था। जिसके नेता कौन थे? जयप्रकाश। सबको कम करना था। बेरोजगारी उसको दूर करो, भ्रष्टाचार हो रहा है उसको बंद कर। देखो जब हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ेगी ना चला, तो समझना भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा। कैसे बताता हूँ। हमारे देश में लोगों को काम नहीं मिल रहा है, सपोज दैट, ठीक है, आपको काम नहीं मिल रहा है, आप पढ़े लिखे अच्छा हो, आपको काम नहीं मिल रहा है। तो जब काम नहीं मिल रहा है तो कहाँ से खाओगे? तो कोई रोड पर जा रहा है, पिस्तौल दिखा कर उसको रुपया छीन के खाएबे ना करोगे, हैं? अरे जब तुम्हारे अंदर जब पेट की जब भूख मार करेगी ना, तो कहते हो ना, कभी कभी आदमी कहता है कि पानी जब उसमें कीड़ा मकोड़ा मिल जाएगा तो पिएगा नहीं पिएगा, थोड़ा सा गंदा पानी हो उसको नहीं पिएगा। जब पेट का मार पड़ेगा ना, तो गंदा पानी कोई चीज, जो नाली का पानी होता है ना, वो भी पियोगे। यहाँ तक कि गोबर जो होगा ना, गोबर का जो गिट्टी होता है, उसको गाड़ के अंदर से जो रसवा निकलेगा उसको चूस चूस कर जीना चाहोगे। ऐसा तुमको स्थिति आ जाएगा। अब करना पड़ेगा, तुम करोगे जीने के लिए, मरोगे नहीं, तुम करोगे वो। यहां तक कि अपना जब पेशाब निकला वो तू पिए तैयार रहेगा, कम से कम 1 घंटा तो जी ले पेशाब पी के, है ना। तो ऐसा स्थिति हो जाता है। तो समझिएगा, जब भ्रष्टाचार बढ़ेगा, जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि लोगों को क्या चाहिए? भोजन चाहिए। अब भोजन मिल नहीं रहा तो एक दूसरे को काट काट के न खाएगा जी। भूख मिटाने के क्या करेगा? आदमी एक दूसरे को काटेगा, खाएगा, कच्चे मांस चिबाएगा, ताकि पेटवा में कुछ जाए तो भूखवा 4-5 घंटा जो है ना हम कुछ रह सके सही। समझ गए? ये स्थिति आती है। तो वही होता है कि भ्रष्टाचार बढ़ा, कीमतों में जो खाद्यान्न की कीमत है वो क्या हुआ था? बढ़ गया था, जिसके अप्रत्याशित वृद्धि हुआ। इसको कम करने के लिए ये किया गया था आंदोलन, जिसके नेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण। बोले कोई दिक्कत? ये इन्हीं के नाम पे एक हवाई अड्डा हम लोग का है, जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है ना, बिहार में, पटना में। चलिए आगे देखेंगे। अब देखिए कहा गया कि बिहार जो 1971 का बिहार में जो छात्र आंदोलन हुआ था ना, दूसरी बार जब इंदिरा गांधी जब सरकार बना ली थी ना, उसी समय आंदोलन बिहार में चल। अरे पहला बार तो भूख का मार मरबे किया लोग, भूखमरी से तो त्राहिमाम कर ले था। और जब का की किनारा लगा दी कि गरीबी हटाओ, फिर आकर उनके जनता बड़ा भोली भाली चीज है, इसको कोई भी ठग लेता है, हम लोग ठगा जाते हैं। फिर से इंदिरा गांधी ठगी, फिर वही हाल हो गया। बिहार से आंदोलन हुआ जिसको छात्र आंदोलन कहते हैं, उसका
लीड कौन किए? जयप्रकाश नारायण किए। ठीक, 1971 में बिहार आंदोलन, बिहार में जब छात्र आंदोलन जब हो रहा था ना, जनता बिहार में आंदोलन कर रही थी, नारेबाजी लगा रही थी सरकार के विरुद्ध ना, इंदिरा गांधी उस समय कान में तेल डाल के सोई हुई थी। अब कान में रियल में नहीं कि कानवा में तेल डाल के सुतल थी, कहने का मतलब ना कि वो जान रही है कि हमारे खिलाफ आंदोलन हो रहा है, लेकिन कोई सुधार करने की नाम नहीं ले रही थी। वो एकदम आराम से करने दो, थक जाएगा सब, तानाशाही रवैया जैसा उस समय भी वो व्यवहार कर रही थी। देखिए क्या हुआ, उद्देश्य क्या था, हमारी जो राज्य की स्थिति था ना उसको मजबूत करना, क्योंकि हम बीमारू राज्य थे, हमारी आर्थिक स्थिति ऐसे ही कमजोर है, अब भूखमरी बढ़ गया, हम लोग मर, अगर जानते हो हमारे देश में कह रहे हैं ना कि अगर भूखमरी की समस्या आएगी ना तो सबसे पहले बिहार के लोग मरेगा, क्योंकि हम लोग गरीब हैं, हम लोग के पास घर में, गरीब के घर में 1 लाख रुपया नहीं है, ऐसी स्थिति है। लेकिन गुजरात पंजाब चल जाओ, मारवाड़ी सब देखो पैसा से तो आंदर है, पैसा बिछा के सोता है सब, इतना रुपया है उन लोग के पास, हम लोग के पास है, हम लोग गरीब है ना। तो क्या था कि गरीब हैं, लेकिन हमारी धरती जो है ना बुद्ध की धरती है, हमारी ही धरती राजेंद्र प्रसाद की धरती है, हमारी ही धरती जयप्रकाश नारायण जैसे वीरों की धरती है, हमारी ही धरती से शिवाजी पैदा हुए। हम लोग का अगर इतिहास की किताबों में देखा जाए ना, स्वर्णिम अक्षरों में अगर किसी का नाम लिखा जाएगा ना तो पहला नाम होता है बिहार का, क्योंकि बिहार में बहुत सारे वीर ऐसे जन्म लिए है ना, विद्वान जन्म लिए। राजेंद्र प्रसाद जो आज उनका यूनिवर्सिटी में जाइएगा तो मार्क्स आता है 100 में 100 मार्क्स चिपकाया हुआ है, ऐसे वो थे है ना, खैनी बना लेते थे, कहते मास्टर साहब जब सवाल दे रहे हैं ना तो खैनी बना रहे हैं, बनाइए आप। जब मास्टर साहब एक तरह से उसको बनाएंगे ना तो राजेंद्र प्रसाद उतने देरी में बनाते बनाते सोच लिया 5 तरह से वो मैथ को बनाते थे, इतने होनहार विद्यार्थी में से एक थे राजेंद्र प्रसाद। कहाँ के थे? बिहार के थे। तो बिहार, बुद्ध का नाम सुनते हैं, बुद्ध को पूजता है लोग, वो बुद्ध बिहार से जन्म लिए है ना। महात्मा गांधी जो प्रथम सत्याग्रह किए, चंपारण सत्याग्रह, बिहार की धरती से किए। तो बिहार सब चीज में आगे है, बिहार का IAS IPS जाते हैं, बिहार का इंजीनियर जाते हैं, बिहार का डॉक्टर जाते हैं, यानी हर क्षेत्र में जाइएगा ना तो सबसे ज्यादा बिहार का है। और यह जान लो कि ट्रेन में भर भर के भी जाता है ना, सबसे ज्यादा मजदूर है तो बिहार के जाता है। यानी सोच लो सबसे ज्यादा IAS IPS हम लोग जन्म दिया है, इस बिहार की धरती ने दिया है, और वही धरती ने मजदूर को भी सबसे ज्यादा जन्म दिया है ना। पहले की माँ जो है ना जन्म किसको देती थी? पहले की माँ वीर सपूत को जन्म देती थी, होनहार पुत्र को जन्म देती थी। आज माँ जन्म देती है मजदूर को। जब बेटा जन्म लेता है ना तो क्या बनता है? मजदूर बनता है। परब तीज में जाता है, बोरा में कसा कसा के वहां से कमाता है, बेचारा आता है। ऐसी हम लोग का स्थिति है ना। तो कह रहे हैं ना कि सबसे जब मरने की जब बात आएगी ना भूखमरी में, तो सबसे पहले हम ही लोग का नंबर लगेगा, क्योंकि हम लोग गरीब हैं, है ना। देखिए वही गरीबी का नमूना आप देख रहे हो कि इंदिरा गांधी की सरकार में कहीं आंदोलन नहीं हुआ। स्टार्ट कहां से हुआ? तो जिस पर छूता है वही ना छाता है जी। बिहार पर छू रहा था, बिहार ने छाने की कोशिश किया। देखिए राज्यों की स्थिति मजबूत करना था। नेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण। इंदिरा गांधी कान में ठेपी डाल के सोई हुई है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बिहार में क्या हो रहा है? मर जाओ बस। 1971 से 73 तक यह आंदोलन चलता रहा, 2 साल आंदोलन चला, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ा। 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण के द्वारा एक रैली का आह्वान किया गया। अब कहे गांधी जयप्रकाश नारायण, कैसे नहीं होगा, अब रैली होगा। हम लोग आंदोलन से नहीं मार रहे हैं ना, नारेबाजी से, अब रैली करेंगे। तो रैली का आह्वान किया, जिसे संपूर्ण क्रांति का नाम दिया गया। कहेगा कि संपूर्ण क्रांति किसके द्वारा चलाया गया था? क्या बोलेगा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। कब? 5 जून 1974 को, है ना। और यह एक नारा दिया गया, इंदिरा हटाओ देश बचाओ। आज लोग कहता है मोदी हटाओ देश बचाओ, कहता है लोग ना जी। तो उसी समय, उस समय भी नारा दिया गया था, इंदिरा हटाओ देश बचाओ। ठीक है। यह धीरे धीरे आंदोलन पूरे देश में फैल गया, एक देशव्यापी आंदोलन बन गया। ये बिहार से तो शुरू हुआ था, लेकिन पूरे देश की जो छात्र था ना, सब देश के लोग का वही स्थिति था। पूरे राज्य के लोगों को ज्यादा किसका था हालत खराब? बिहार का।
पूरे देश की छात्र जो है ना, हमारे देश, पूरे देश नहीं, देश में तो अब अमेरिका इंग्लैंड वो सबके काज पड़ल था, हम लोग की जो देश में पूरे जो छात्र है ना, सब छात्र इस आंदोलन में कूद पड़े, साथ देना शुरू कर दिए। यह आंदोलन बिहार से तो शुरू हुआ, चिंगारी बिहार से स्टार्ट हुआ और पूरे देश में फैल गया, है ना। आगे 1975 में जब देखिए, 74 में तो नारा लगा इंदिरा हटाओ देश बचाओ, 75 में दिल्ली में भयानक कांग्रेस विरोधी रैली निकाली गई। अब कहे ना कैसे नहीं होगा, अब कांग्रेस ने कांग्रेस के विरोध में क्या निकाला गया, रैली निकाला गया, भयानक रैली। कहां, दिल्ली में। कैसे ना, भारत की जहां राजधानी है ना, वहीं पर रैली निकाला गया, है ना। अब दिल्ली में रैली निकला। अब 12 जून 1975 को जब वो रैली निकला ना, बहुत जबरदस्त कांग्रेस का रैली, उस समय इंदिरा गांधी की तो नहीं हिली, टसमस नहीं हुई, लेकिन पूरे देश ने देखा कि नहीं, देश पर तो अत्याचार हो रहा है, भुखमरी गरीबी बढ़ा हुआ। तो वहां का हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद जो उच्च न्यायालय है ना, उसमें जयप्रकाश नारायण जी गए और इंदिरा गांधी के खिलाफ केस कर दिए कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति को खराब करने में इंदिरा गांधी का हाथ है। उस पर मुकदमा दर्ज किए, कौन, जयप्रकाश नारायण। और जब मुकदमा जब दर्ज हुआ तो उस समय जो जज थे ना, उस न्यायालय का, हाईकोर्ट का नाम था जगमोहन लाल सिन्हा। इन्होंने फैसला किया ना कि जब तक, मतलब अपना निर्णय सुनाए जज साहब, कि जब तक इंदिरा गांधी अपना इस्तीफा नहीं देती है प्रधानमंत्री के पद से, तब तक उस संसद में कदम नहीं रखेगी। ये निर्णय झकास हुआ उस समय, है ना, कि जब तक वो इस्तीफा नहीं दे देती है तब तक वो संसद किसको कहते हैं, जहां पर सांसद लोग पहुंचते हैं। जब तक इस्तीफा नहीं देती है तब तक संसद भवन में उसको जाना, जब तक वहां संसद भवन में प्रवेश नहीं कर सकती है वो। अरे बात समझ में। तब जब ये निर्णय हुआ ना, इंदिरा गांधी छटपटाई, अब उठी है, कुंभकर्ण थी, है ना, सोई हुई थी। जब ऐसा निर्णय जज, देखिए कुछ नहीं, न्यायालय से ऊपर कोई है, प्रधानमंत्री को आज अगर सुप्रीम कोर्ट कह दे कि आपको इस्तीफा देना है, आपको मतलब पूरा जनता अगर चाह जाए तो प्रधानमंत्री तुरंत, आज तो आज अगर पूरे देश की जनता अगर रोड पर उतर जाएगी ना, तो प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमने आपको बनाया है और हम ही आपको हटा सकते हैं, ठीक है। तब इंदिरा गांधी, पता है सोची क्या ना, कि लगता है कि जयप्रकाश नारायण को हमसे पर्सनली दुश्मनी है। तब तो ऐसा कि हमारे साथ में पर्सनली दुश्मनी का मतलब यह होता है कि एक बार की बात है, जब जवाहरलाल नेहरू जब मर रहे थे ना, तो प्रधानमंत्री का जो पद है ना, जवाहरलाल नेहरू बोले थे मरते वक्त कि जयप्रकाश प्रधानमंत्री तुम ही बन जाओ, तुम्हारे जैसा कोई प्रधानमंत्री हमारे देश को मिल नहीं सकता है, कोई है ही नहीं चेहरा, तुम बन जाओ। लेकिन जयप्रकाश नारायण बोले कि मैं प्रधानमंत्री के पद को ठुकराता हूं, मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, मैं ऐसे ही समाज सेवा करता रहूंगा। और प्रधानमंत्री के पद को उस समय वो ठुकरा दिए। सोच लो, ऐसे ऐसे लोग थे। आज मुखिया बनेला मर्डर करवा देता है सब, और प्रधानमंत्री के पद को छोड़े। आज सही में भट्टी युग है। नहीं जी, मुखिया बनेगा, अरे 1 इंच जमीन लाई मर्डर हो जाएगा, भाई पेट में चाकू मार दे रहा है, है ना, एक माँ के कोख से दोनों जन्म लिया, मार दे रहा है, और प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिए, है ना। सोच लो। तो जब प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी को यह लग गया ना कि जब हम प्रधानमंत्री बन गए ना, तो ये जयप्रकाश नारायण को क्या हो गया ना, लालच हो गया प्रधानमंत्री के पद के लिए, इसीलिए वो नारेबाजी कर रहा है। लेकिन ऐसा बात नहीं था। देखिए 25 जून 1975, उस समय वर्तमान राष्ट्रपति, अब क्या किए ना, इंदिरा गांधी भागी भागी कहां गई, राष्ट्रपति के पास गई और बोल दी ना कि पूरे देश में इमरजेंसी लगा दीजिए, राष्ट्रपति से बोलकर कि पूरे देश में आपातकाल लगा दीजिए। अब देखिए एक आता है टॉपिक, आपातकाल क्या है, पहले इसको समझ लेंगे। आपातकाल, अभी भी हमारे देश में आपातकाल लगता है, हर 5 वर्ष को लगेगा, 1-2 दिन लगता है। और सोचिए 1-2 दिन आपातकाल लगता है तो इतना हम लोग परेशान हो जाते हैं। 18 महीना आपातकाल चला था उस समय। आपातकाल का मतलब होता है कि आप एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, आप नारेबाजी नहीं कर सकते हैं,
अरे रौलट एक्ट जो था ना वो अंग्रेज लगाया था, यहाँ पर आपातकाल हो गया। तो रौलट एक्ट तो गोली मारा जाता था, उनमें उतना अत्याचार नहीं था। आप एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते, आप नारेबाजी किसी के खिलाफ नहीं कर सकते। अगर आप नारेबाजी करते पकड़े गए तो आपको जेल में डाल दिया जाए। वही रौलट एक्ट ही समझौते एक तरह से है। तो इमरजेंसी लागू, आपातकाल लागू हो गया। याद रखिएगा हमारे देश में आपातकाल कब लागू हुआ? 25 जून 1975। एकदम VVI क्वेश्चन है कि हमारे देश में इमरजेंसी कब लागू हुआ? 25 जून 1900। इमरजेंसी 18 महीना के लिए लागू हुआ ना, उसी में इंदिरा गांधी इस्तीफा देती। आ रहा बात समझ में? उसी समय इंदिरा गांधी क्या कर दी? इस्तीफा दे दी। ठीक है, देखिए उस समय वर्तमान राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद के माध्यम से देश में आपातकाल लागू करवा दिया गया, जिसका सीधा असर संपूर्ण क्रांति का आंदोलन पर पड़ा और जयप्रकाश नारायण सहित बड़े बड़े नेता को जेल में डाल दिया गया। यह आपातकाल कितना महीना चला? 18 महीना तक, लगभग 2 साल। दिसंबर 1976 में यह खत्म हो गया। लगा था जून में और दिसंबर में खत्म हुआ। वो 1 साल के बाद 75 से 76, तो 76 1 साल रह गया। आज जून से स्टार्ट करो ना, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने ही था, 18 महीना लगा। बोलो कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए। अब देखिए, जब ये जो हैं जयप्रकाश नारायण, आपातकाल खत्म हुआ। जैसे ही आपातकाल खत्म हुआ 18 महीना के बाद जयप्रकाश नारायण जेल से छूट जाते हैं। ठीक है, बाहर आए। जब बाहर आए जयप्रकाश नारायण तो कहे कि मैं अभी कमजोर हूं, मैं इस सरकार के खिलाफ लड़ नहीं सकता हूं, ऐसे नहीं लड़ूंगा, ऐसे हम कमजोर हैं, हमें जब चाहेगी जब ही जेल में डलवा देगी। मैं अब एक पार्टी बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? अब सोच रहे हो, ऐसे ही जब छात्र आंदोलन हुआ था तो जयप्रकाश नारायण पूरे देश में फेमस हो गए थे, है ना? छात्र आंदोलन से पूरे देश के लोग उनको से प्यार करने लगा। और जब 18 महीना और जेल में चल गए तो और सिंपैथी उनके लिए लोगों को हो गया। देखा था मनीष कश्यप को लोग कम चाहता था, जेलवा में से जैसे ही आया था ना तो जेल में लोग मिलने देखते हो कितना गया था लोग, तो इसके लिए बहुत ज्यादा प्यार लोग करने लगा। ठीक ना? तो उसी तरह जयप्रकाश नारायण जी से जेल से जैसे ही निकले ना और लोगों का प्यार बढ़ गया। तो जब प्यार बढ़ा तो इन्होंने एक निर्णय लिया कि मैं अपना एक पार्टी बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? पार्टी। और 1977 में 2 पार्टी सामने आया। जब 1977 में चुनाव हुआ तो कितना पार्टी सामने आया? 2 पार्टी। एक पार्टी का नाम दिया गया जनता पार्टी, यानी हम कहेंगे जेपी। क्या बोलेंगे? जेपी, जनता पार्टी। जनता पार्टी मतलब ही नहीं इसमें जनता, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी वो नहीं, भारतीय जनता पार्टी उस समय नहीं थी। ठीक ना? मोदी जी ना हलथुन अभी 2 पार्टी लड़ी थल वो गरी, जेपी और दूसरा कांग्रेस पार्टी जो कि इंदिरा गांधी वाला, और जेपी जयप्रकाश नारायण। अब देखिए जेपी के लिए जयप्रकाश नारायण जी थे, लेकिन फिर भी जयप्रकाश नारायण को प्रधानमंत्री का कोई लालच नहीं था। उस समय क्या हुआ? जब चुनाव हुआ तो 542 पूरा सीट में से पता है जेपी को कितना सीट मिला? 330 सीट मिला। और जेपी क्या हुआ? जीत गया चुनाव। उस समय जीत गए। जनता पार्टी चुनाव क्या हुई? जीती। अब देखिए 2 यहां पर एक बात आता है, बात समझिएगा, थोड़ा सा ये पॉलिटिक्स की बात है तो समझना चाहिए। 2 ऐसे जगह है ना जी जहां पर कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस का गढ़ है। एक रायबरेली, एक राय बरेली और एक है अमेठी। अमेठी, ये 2 जगह है ना कांग्रेस का गढ़ है। यहां से कहा गया ना कि जब देश आजाद हुआ ना उसके बाद से कांग्रेस यहां से हारवे नहीं की है। ये दोनों क्षेत्र से कांग्रेस जब चुनाव लड़ती है ना हमेशा क्या करती है? जीतती है। लेकिन पिछला बार स्मृति ईरानी जो थी ना, स्मृति ईरानी, चिंते हो जी इसको, सिलेंडरवा लेके धरना पर बढ़ जाती थी पहले। स्मृति ईरानी बीजेपी का जो उम्मीदवार थी वो पिछला बार हरा दी थी, लेकिन इस बार दोनों जगह से कांग्रेस जीता है ना? ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। ये दोनों क्षेत्र को दोनों जगह से चुनाव हार गए। लेकिन जेपी उस समय भी रायबरेली से और अमेठी से चुनाव क्या हुए थे?
हार गए थे। जयप्रकाश नारायण जो पार्टी बना है उसमें उस समय हार गए। कहां से? दूध क्षेत्र से। लेकिन उस समय पूरे देश में सरकार किसका बना था? जयप्रकाश नारायण का, जिसमें मोरारजी देसाई पीएम बने। कौन बने? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई क्या बने? पीएम बने, यानी प्रधानमंत्री बन गए। अरे बात समझ में? चलिए आगे देखो। लेकिन प्रधानमंत्री तो बने, लेकिन प्रधानमंत्री का पद जो है ना ज्यादा दिन तक ये लोग संभाल नहीं सके, और दोबारा फिर कौन आती है? कांग्रेस फिर आ जाती है, और फिर इंदिरा गांधी की सरकार बन जाती है। देखिए 1980 के 80 मध्य समय से चुनाव, ज्यादा अनुभव न रहने के कारण मोरारजी देसाई को कोई देश के बारे में ज्यादा अनुभव नहीं था। पीएम तो बन गए, ज्यादा अनुभव नहीं। अरे घर चलाने वाले बुद्धू को दे दोगे तो घर चल जाएगा? लुटा ही देगा। मोरारजी देसाई भी वही वहां पर साबित हुए, बेचारे देश नहीं चला पाए, और मोरारजी देसाई की सरकार क्या हो गई? गिर गई। अब पुनः कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई, जिसके प्रधानमंत्री कौन बनी? फिर से इंदिरा गांधी बन गई। आ रहा बात समझ में? अब देखिए एक यहां पर कहानी थोड़ा सा समझ लीजिएगा। पंजाब के जो अमृतसर का गुरुद्वारा था ना, उस गुरुद्वारा में आतंकवादी लोग घुस गया था अंदर। जब इंदिरा गांधी को सूचना मिलता है ना, यहीं से इंदिरा गांधी का उल्टा गिनती बेचारी का शुरू हो गया। जब गुरुद्वारा में आतंकवादी लोग घुसा, इंदिरा गांधी को सूचना मिला कि घुसा हुआ है आतंकवादी लोग, इंदिरा गांधी तुरंत अपने सैनिकों को आदेश देती है कि गुरुद्वारा में घुसकर सभी आतंकवादियों को मार गिराओ। जैसे ही गुरुद्वारा में घुसने जाता है, वहां के गुरुद्वारा वाला लोग कहता है कि चप्पल खोल कर जाना है अंदर। गुरुद्वारा का नियम है, चप्पल पहनकर आप अंदर नहीं जा सकते, कभी नहीं आप जा सकते। चल गया तो बड़ा सिख मारेगा, बांध बांध के इतना मारेगा ना, मुंह आहू देगा, थोड़ा मारवे करेगा। बड़ा बदमाशो होता है ऐसा सिखों से, है ना। तो गुरुद्वारा में आप ऐसे नहीं जा सकते हो, बिना चप्पल के ही जाना है, चप्पल पहन के नहीं जा सकते हो। तो उस समय सैनिकों को आदेश दिया गया कि जूता पहन के नहीं जाने देंगे। कितनों आतंकवादी घुसल है, हम जूता पहन के अंदर नहीं जाने देंगे। कौन बोला? पुलिस को, गुरुद्वारा के लोग बोले। उस समय सैनिक वापस चला आया। 12 बजे रात की इंदिरा गांधी फिर आदेश दी थी, जाओ घुस के मार दो। सैनिक ऐसे नहीं ना जाएगा, बिना जूता चप्पल के जाएगा नहीं, लड़ाई करेगा। उसका हथियार है, लेदर का जूता उता होता है बेचारा का। बिना जूता के जाएगा तो मरा ही जाएगा, सब दौड़े न होएगा। तो दोबारा जब रात के जाकर और स्वर्ण मंदिर, जो स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारा में घुसा, और गुरुद्वारा में घुसकर सभी आतंकवादियों को उस समय मार गिराया सैनिकों ने। पूरा देश के लोग खुश हो गया इंदिरा गांधी पर कि ये एक अच्छा काम की है। सही में आतंकवादी घुसा हुआ था, ये अच्छा काम की है। इंदिरा गांधी की वाहवाही होने लगा। लेकिन सिख लोग नाराज हो गए उससे, क्योंकि सिख जो धर्म था ना उस समय नाराज हो गया, क्योंकि गुरुद्वारा में ऐसे चप्पल जूता पहनकर आप नहीं जा सकते हैं, और उसका धर्म को ठेस पहुंचा। आज इतना जान लीजिएगा कि जिस समय धर्म को जब ठेस पहुंचता है ना, उस समय बहुत बड़ा क्रांति होता है। अगर हिंदू धर्म को भी ठेस पहुंचेगा ना, तो इतना जबरदस्त, चाहे कोई धर्म को ठेस पहुंचा ना, और उसके धर्म पर अगर बात आती है तो मार इतना जबरदस्त होता है ना कि लड़ाई रुकवे नहीं करता है। समझ गया ना? देखते हो कभी कभी नेता लोग धर्म के नाम पर वोट ले लेता है, हिंदू मुसलमान कर करके वोट लेता है। तो धर्म सबसे ज्यादा लोगों को प्यारा होता है। सिख धर्म उस समय नाराज हो गया। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, सिख धर्म उस समय क्या हुआ? नाराज। ठीक है, अब 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी को इंदिरा गांधी की क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। अब क्या होता है समझिएगा, इंदिरा गांधी का जो 2 बॉडीगार्ड था, नाम क्या था? सतवंत सिंह, एक का नाम था बेअंत सिंह। संयोग से मानो तो ये दोनों ही सिखे था। बॉडीगार्ड था लेकिन दोनों क्या था? सिख था। अब बताइए, सिख धर्म की बात आ गई तो ये दोनों चुप रहेगा? दाव देखा, और जब इंदिरा गांधी जा रही थी तो बॉडीगार्ड था, दोनों साथे, हमेशा इतना क्लोज बॉडीगार्ड साथे रहता था।
सतवंशी निकाला पिस्तौल और अंधाधुन इंदिरा गांधी पर गोली चला के उसको हत्या कर दिया, लेकिन बेअंत सिंह उस समय पकड़ा गया था। ठीक है, देखिए क्या हुआ, एक स्वर्ण मंदिर में सैनिकों का प्रवेश। देखिए यहाँ पर स्वर्ण मंदिर में सैनिक लोग प्रवेश किया था, जो गुरुद्वारा था ना स्वर्ण मंदिर का, वही स्वर्ण मंदिर में क्या सैनिक लोग प्रवेश किया था, जूता चप्पल पहन के। जो सिख धर्म को क्या हुआ, ठेस पहुंचा, और सतवंशी ने जो इंदिरा गांधी की बॉडीगार्ड थी उसको क्या किया गया, गोलियों से मार दिया। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री की सुरक्षा जो है बढ़ा दिया गया। उसी समय से, उस समय जेड सुरक्षा मिलता था प्रधानमंत्री को। कौन सा सुरक्षा, जेड, लेकिन अब मिलता है जेड प्लस सुरक्षा। जेड प्लस सुरक्षा में एक एनएसजी का कमांडो रखा दिया जाता है। प्रधानमंत्री के अगल बगल देखना अटैची ले दुगो रहता है, सब देखे हो कभी, प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो अटैची लिए हुए रहता है, वो अटैची नहीं रहता है, वो जानते हो ऐसे करेगा ना तुरंत खुल जाएगा चादर की तरह, और चारों तरफ से प्रधानमंत्री को घेर लेगा। वो बुलेट प्रूफ जैकेट है ना, और एनएसजी का कमांडो इतना तेज होता है ना, उसका जो आंख होता है ना इतना बाज की तरह होता है ना कि तुरंत जो भी खतरा आने वाला रहेगा ना, तुरंत कितना भी भीड़ में, आप लाखों का अगर भीड़ में रहेगा एनएसजी का कमांडो ना, और वहां पर अगर थोड़ा सा भी प्रधानमंत्री को खतरा लगा और तुरंत भाप लेता है जी, बड़ा एकदम एक्सपर्ट होता है, इतना जबरदस्त उसकी ट्रेनिंग होता है ना कि मानो तो लगता है ना कि एनएसजी के रहते हुए प्रधानमंत्री की हत्या हो ही नहीं सकती है। और कब से दी गई थी, जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई ना, जो उसका बॉडीगार्ड मार दिया उस समय इंदिरा गांधी को, तब प्रधानमंत्री को जेड सुरक्षा नहीं जेड प्लस सुरक्षा दिया जाने लगा, और साथ ही साथ एनएसजी का कमांडो उसको मिलने लगा। बुलेट प्रूफ, एकदम बुलेट प्रूफ से लैस हर चीज होता है, ठीक ना। तो उसको अटैची ले ले, ये नहीं सोच लेना कि नरेंद्र मोदी का जो अगल बगल है तो कपड़ा ले ले रहता है लोग, और जैकेट होता है ना, अटैची की तरह लगता है, चश्मा लगे रहेगा, काला काला चश्मा सब, है ना। इतना 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 जबरदस्त होता है ना, लगता है ना अकेले 10-20 आदमी को ऐसे ही मार देगा जी, अकेले ही एकदम फाइट करके मार देगा। 20 को जमा रहते 50, रियल हीरो है सब है, 50 को घोलटा देगा, कुछ नहीं कर पाएगा। एक मुक्का मारेगा ना, एक मुक्का में तो काम तमाम कर देगा। इतना वो लोग को मिला रहता है, ट्रेनिंग इतना जबरदस्त होता है ना कि मत कहो। ऐसे ही नहीं प्रधानमंत्री का दुए को मिलकर सुरक्षा कर, बाकी तो बॉडीगार्ड रहबे करता है, मेन दुए को रहता है एनएसजी का कमांडो। देखो अतः कई ऐसे उदाहरण है जिससे यह पता चलता है कि लोकतंत्र में जन संघर्ष का अहम योगदान रहा है। जैसे तमिलनाडु की राजभाषा बनाने के लिए आंदोलन हुआ, पंजाबी भाषा लोगों के लिए अलग राज्य का आंदोलन इत्यादि, ठीक ना। चलिए आगे देखो, समय ज्यादा हो रहा है ना। देखिए बिहार के छात्र आंदोलन का वर्णन करें। एक बिहार का छात्र आंदोलन जो जयप्रकाश नारायण शुरू किए, उसका वर्णन करना है। बिहार में छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुआ, 1974 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इंदिरा गांधी की सरकार को गिराकर तमाम जनता की समस्या का समाधान करना, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन जनता ने अनेक प्रकार के झूठे वायदे किए थे। झूठा भी, गरीबी हटाओ का नारा झूठे वादा था ना, वायदे किए थे। उस समय देश में भ्रष्टाचार, भुखमरी, गरीबी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। वस्तुओं के दाम में कमर तोड़ महंगाई हो गई, लोगों का जीना दुर्लभ हो गया। इस बात को लेकर जेपी बाबू ने, यानी जयप्रकाश नारायण ने पटना के गांधी मैदान में एक सभा का आयोजन रखा, जिसमें लाखों लाख की संख्या में जनता ने उनका सब पढ़ाए हुए हैं, अभी समझा दिए अरे यह चैप्टर में इतना समझा दिए कि हमारा समझाने की जरूरत है। अभी जनता के उस समर्थन में किया जिसे संपूर्ण क्रांति का नारा लगाया गया, उसी में लगाया गया था संपूर्ण क्रांति का नारा। ये क्रांति नहीं है, ये संपूर्ण क्रांति, यानी पूरे देश के लिए क्रांति है, पूरे देश के उद्धार के लिए क्रांति किया गया था। और अतः इंदिरा गांधी की सरकार गिरी और 1977 में जनता पार्टी का गठन किया गया। ठीक है, चलिए और है, अच्छा यही था ना, बस खत्म। चलिए खुशी की बात है, चलो सेव कर दो।